हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। हम दो बहनें ही थे और मेरी बड़ी बहन रश्मि की शादी के वक्त मैं सिर्फ 7 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी। शादी के वक्त मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मेरे जीजा जी ने मैं अपनी दीदी की विदाई के समय मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, माँ ही रोने की क्या बात है, शाली तो आधी घरवाली होती हैं, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर चली गई थी। जीजा जी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और राजीव जीजा भी उसके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले थे। जितना दिन वह हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 2 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, और यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी का खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालात में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी और चक्कर आ रहे थे और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा, तो वह कहने लगी कि राजीव तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने को मना किया है। अगर दीदी आ भी जाती है तो राजीव जीजा और उसके पापा को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की तो बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं माही को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के अपनाने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर की कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, माही को अकेले ना भेजना। राजीव, मैंने कहा, वह लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और न जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी। इसीलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 3 दिन बाद ही जीजा जी मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उसके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और जीजा जी ही थे, इसीलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी, कोई झंझट नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामान वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुराल को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वह बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसीलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं।
आगे से उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर ने उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। राजीव का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उसके ससुराल से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उसके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 3 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उसके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। जीजा जी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैं संभाल लिया करा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉश रूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बहन होगी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यह हो क्या गया था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। इस बात पर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजा जी आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा जी उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ माही, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ था। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी कि दीदी कहने लगी तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं राजीव से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। उसकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते गुजर गया। पता नहीं कब नींद आ गई, हमको पता भी नहीं चला। दीदी ने तो कहा था कि उसके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते हैं, तो फिर वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वह मेरा वाहन था या हकीकत कोई मुझे देख रहा था? कहीं वह दीदी की ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे कि माही, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाज़ार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, राजीव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम भी उसका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप फिक्र क्यों ना करें, मैं राजीव जीजू का ख्याल रखूँगी।
बहुत अच्छे से। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो राजीव मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहा ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात अचानक लाइट चली गई। तभी में किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो कहने लगी, माही तुम परेशान ना हो, राजीव अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर लाइट इसी टाइम कट जाती है। हमारे घर की लाइट इसी समय कट जाती है। राजीव जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपनी मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं थी। मैं दीदी के पास ही बैठ करने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर से हंसने लगी। राजीव मेरे साथ मेरे कमरे में था और मेरी ससुर तो मेरे कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊंगी। जीजा जी दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, इस सब में मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में रह कर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजा जी कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम उसके पास चली जाओ। दीदी जीजा जी से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि यह कितनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों को से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाजे लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी की बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था या मेरा वहम नहीं था, इस बात पर का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौटकर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। राजीव जीजा किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ा करके खुद को उनसे छुड़वाने की बहुत कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गालों में ही रह गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकी थी, मगर राजीव ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया। कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता है और
नहीं करता है। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो राजीव कहने लगे कि तुम नहाते भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा जी के इस शब्दों में मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा जी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैंने भागते हुए अब अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे और कब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। राजीव बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसीलिए वह वापस चला गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम की वक्त जब मैं दीदी अपने कमरे में उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह परेशान से पूछने लगी कि क्या हुआ, किस बात से तुम इतना रो रही थी हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालात ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा जी के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुझा ली। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं राजीव के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। तभी जीजा जी के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर मेरे रोमांटिक खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उसके पास बैठी रही। उनकी हालात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, माही तुम मुझे कुछ छोड़कर न जाओ, मैं इस हालात में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा बच्चा कैसे ही मर जाएगी। दीदी की बात में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत मजबूरी दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत खुशी हूँ और मुझे गले से लगा लिया। जीजा जी वापस आ गए थे। बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर राजीव भी परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि जाओ अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध बना रही थी कि एक बार फिर राजीव किचन में आ गए और मेरे गाल को मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे।
मैंने राजीव को धक्का दिया और गुस्से से मैं कहा कि आपको शर्म नहीं आती और अपनी पत्नी की हालात इतनी ख़राब है और आप आनी अपनी शाली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा जी को चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मेरी बात को कोई असर न हुआ और वह मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से इस कदर घबरा गई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजा जी का सारा सच बता दूंगी तो कैसे रहेंगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं कहानी बनाता हूँ। एक नई कहानी के साथ मैं फिर से मिलता हूँ। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।